हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द साइंस फीवर। आज मैं आप लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बताने से पहले हम लोग कंडक्टर्स के बारे में जानेंगे कि कंडक्टर्स क्या होता है। ठीक है, तो जो कंडक्टर्स है ये आपको दो प्रकार का होता है। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, ठीक है। इस दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स होता है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्यों करता है? बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से करता है। जबकि जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होता है ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, बट बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस, यहाँ पे आयंस की फ्लो की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है। ठीक है, जैसे किसमें इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स आपको मेटालिक वायर्ड में देखने को मिलेगा। मेटालिक वायर्ड किसका? या कॉपर का हो सकता है, सिल्वर का हो सकता है, एल्युमिनियम का हो सकता है। इसमें जो ये जो मेटालिक वायर है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट यहाँ पे जो फ्लो ऑफ आयंस होता है की वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, लाइक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन दो प्रकार का हो सकता है, या तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हो सकता है या वीक इलेक्ट्रोलाइट का हो सकता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग NaCl का एक्वा सॉल्यूशन, पोटेशियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन। इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब आप इसको एक्वा सॉल्यूशन इसका लेते हो तो ये 100% डिसोसिएट कर जाता है। 100% डिसोसिएट इनटू आयंस, डिसोसिएट इनटू आयंस। जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड है तो इसका एक्वा सॉल्यूशन में ये डिसोसिएट हो जाएगा Na+Cl- में, और ये आयंस जो बना है यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, इसलिए हम इसको इसके NaCl के एक्वा सॉल्यूशन या पोटेशियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन होगा, इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स बोलेंगे। कुछ वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि एसिटिक एसिड, एसिडिक एसिड क्या होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। क्यों इसको वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं? क्योंकि जब इसको आप एक्वा सॉल्यूशन में लेते हो तो ये 100% डिसोसिएट करके आयंस में कन्वर्ट नहीं होता है ना, 100% डिसोसिएट नहीं होता है, बट लिटिल बिट डिसोसिएट होता है इनटू आयंस, लाइक CH3 C++ है ना, एसिटेट आयन हो गया, और H+ आयन में डिसोसिएट होगा, और ये आयंस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के लिए, कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ओके, तो ये आपको बेसिक डिफरेंस है। और देखते हैं यहाँ पे, आपको पता होगा अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? कोई भी मेटल्स का टेम्परेचर बढ़ाने से उसका रेसिस्टेंस बढ़ता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मेटल का रेसिस्टेंट बढ़ता है, अगर रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो उसका जो कंडक्टिविटी है वो क्या होगा? डिक्रीज करेगा। रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिसिटी को जो कंडक्ट करने का कैपेसिटी है वो क्या होगा? मेटल्स का वो कम हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में क्या होता है? आप देखोगे यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हो तो इसका कंडक्टिविटी बढ़ता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से ये जो आयंस है उस आयंस का काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, तो बहुत तेजी से उसका मूवमेंट होता है आयंस का, और तेजी से अगर आयंस मूव करेगा तो उसका कंडक्टिविटी बढ़ेगा। सिंपल, ठीक है, ये लिख लिए। चलिए, तो आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट किया, यहाँ पे एक बल्ब को कनेक्ट किया है। ठीक है, ये बल्ब है जिसका कुछ रेसिस्टेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? करंट फ्लो करता है, इसका EMF मान लेते हैं, इस सेल का है EMF E है। ठीक है, तो करंट यहाँ पे फ्लो करता है। तो ये क्या है? मेटेलिक वायर है ना, तो मेटेलिक वायर को आप कनेक्ट कर दियो, बैटरी और बल्ब के बीच में कनेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, फ्लो ऑफ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है? करंट को कैरी कर रहा है। लेकिन अभी आपको मैं बताया हूं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स,
जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को क्यों कंडक्ट कर पाता है? बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस, फ्लो ऑफ आयंस। ठीक है, फ्लो ऑफ आयंस जो होता है यहाँ पे, अगर इसका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हो आप, इट में भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोलाइट इसका एक्वस सॉल्यूशन लेते हो ना, अब बताओ, वायर को तो आप कनेक्ट कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स लाइक मेटालिक वायर को आप कनेक्ट कर सकते हो, बट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को कैसे आप कनेक्ट करोगे? बैटरी और कोई भी बल्ब या कोई भी रेसिस्टेंस के बीच में कैसे कनेक्ट करोगे? क्योंकि ये सॉल्यूशन है। तो इसके लिए हम एक कंडक्टिविटी सेल बनाएंगे, एक कंडक्टिविटी सेल बनाएंगे। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं कंडक्टिविटी सेल के बारे में। तो इसमें क्या लेते हैं, एक लार्ज वेसल्स लेते हैं, एक लार्ज वेसल्स लेते हैं, और यहाँ पे प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लेते हैं। ये प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, और इसको मैं वायर से कनेक्ट कर देता हूँ। ये कनेक्टिंग वायर हो गया, ठीक है। जिसमें यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई सोर्स होगा, है ना, कोई करंट का सोर्स है, ये करंट का सोर्स हो गया, सोर्स ऑफ करंट हो गया, ठीक है। तो करंट इस वायर से फ्लो करेगा, ठीक है। अब ये वायर इस वायर के साथ कनेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग सर्किट को कंप्लीट करते हैं विद द यूज ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, लेट इट बी KCl। मैं KCl का मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इसका एक्वस सॉल्यूशन लिया, ठीक है। KCl को इसमें डिजोल्व किया, ठीक है। तो ये जो हम इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी सेल। ये क्या है? कंडक्टिविटी, ये कंडक्टिविटी सेल है। देखो अब ये जो कॉलम ऑफ, ये जो इलेक्ट्रोलाइट का जो कॉलम है, इसका लेंथ मान लेते हैं L है, इसका लेंथ मानते हैं L है, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो मानते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम A मान लेते हैं, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे इसका अगर रेडियस R दिया हो, तो एरिया क्या हो जाएगा? पाई R स्क्वायर हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो इसको हम लोग कंडक्टिविटी सेल बोलते हैं। यहाँ पे दो प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लेते हैं, और इसको हम लोग प्लेटिनम ब्लैक से, इसको हम लोग प्लेटिनाइज्ड होता है विद प्लेटिनम ब्लैक के साथ, ठीक है। और इस दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को हम लोग कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट किए, और इस यहाँ पे सर्किट को कंप्लीट कर रहा है कौन? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये पूरा सर्किट को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग कंडक्टिविटी सेल बोलते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में जानते हैं, जैसे कि रेसिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिस्टिविटी क्या है, और के फॉर कप्पा, ये आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, ये क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले वन बाय वन हम लोग रेसिस्टेंस के बारे में जानेंगे कि रेसिस्टेंस क्या होता है। रेसिस्टेंस, ठीक है, जिसको हम लोग R से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आप लोग को ओम्स लॉ से पता होगा, ओम्स लॉ जो है, जो एक रिलेशन है बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस करंट और रेसिस्टेंस के बीच में, V इक्वल टू IR होता है, जहाँ V क्या है? पोटेंशियल है, I करंट है, और R क्या है? रेसिस्टेंस है। तो ये रेसिस्टेंस क्या होता है? तो रेसिस्टेंस कोई भी कंडक्टर्स का एक प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से वो क्या करता है? करंट के फ्लो को रेसिस्ट करता है, मतलब करंट को फ्लो नहीं होने देगा। इसका मतलब अगर कोई कंडक्टर का रेसिस्टेंस ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रिक करंट को अच्छे से फ्लो नहीं होने देगा, ठीक है। तो रेसिस्टेंस जो होता है, देखा गया, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसको कैसे समझते हैं? तो बताओ, ये एक लाइफ से भी कोरिलेट होता है। देखो, आपका जर्नी जितना लंबा होगा, है ना, आपका जर्नी जितना लंबा होगा, आपका जितना लंबा रास्ता होगा, ठीक है, आपको अपने भविष्य में कामयाब होने के लिए, तो आपको उतना ही ज्यादा क्या आता है? बाधाएं आती है, उतना ज्यादा ऑब्स्टेकल आता है ना। जितना ज्यादा लंबा पाथ होगा, उतना ज्यादा ऑब्स्टेकल आता है, ठीक है। तो वही है यहाँ पे रेसिस्टेंस जो होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर का लेंथ जितना ज्यादा होगा, है ना, तो उस रास्ते में जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा, उसको उतना दिक्कत होगा, है ना, फ्लो करने में दिक्कत होगा, क्योंकि फ्लो रेसिस्टेंस ऑफर्ड होगा बाय द कंडक्टर्स, ठीक है।
तो रेसिस्टेंस होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जितना ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा कंडक्टर का। और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, एरिया ज्यादा है तो करंट आसानी से फ्लो करेगा, सिंपल, इसका मतलब रेजिस्टेंस कम है। तो देखो इसको ऐसे समझ सकते हो, मान लो एक रास्ता है यहाँ पे, ठीक है, ये रास्ता है और ये बड़ा रास्ता है, ठीक है, बताओ अब यहाँ से 4 गाड़ी को गुजरना है, मान लो 4 गाड़ी को गुजरना है, ठीक है, और यहाँ से 4 गाड़ी को गुजरना है, तो कहाँ से आसानी से 4 गाड़ी गुजर सकता है, कौन रास्ते से, इस रास्ते से आसानी से गुजर सकता है, क्योंकि यहाँ पे रेसिस्टेंस कम है, क्यों, क्योंकि एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा है तो रेसिस्टेंस कम होगा तो आसानी से 4 गाड़ी जा सकता है, पर यहाँ पे 4 गाड़ी जो है नहीं जा पाएगी, क्योंकि यहाँ पे कंजेस्टेड हो जाएगा, कंजेशन हो जाएगा ज्यादा, क्योंकि एरिया कम है, तो एरिया कम होता है तो रेसिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है, और एरिया अगर ज्यादा होगा तो रेसिस्टेंस कम होगा, ये रिलेशन है। तो रेसिस्टेंस होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास जो आता है रेसिस्टेंस जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, एरिया हो गया। इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को बताते हैं तो एक कांस्टेंट लाएंगे, इनको रो से डिनोट करते हैं L/A, ठीक है, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, जहाँ पे R क्या है, रेसिस्टेंस है, रो क्या है, इस रो को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी भी बोलते हैं, रेसिस्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। देखो तो रो क्या है, एक स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है, मतलब ये भी एक रेसिस्टेंस ही है बट क्या है, स्पेसिफिक है, ठीक है, मतलब कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन में ये क्या होता है, रेसिस्टेंस की तरह ही काम करेगा। सो हम बताते हैं कि वो स्पेसिफिक कंडीशन क्या होना चाहिए, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे आप, अगर लेंथ का वैल्यू, अगर कोई लेंथ ऑफ द कंडक्टर 1 सेंटीमीटर का है, यूनिट लेंथ है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है वो किसके इक्वल हो जाएगा, रेसिस्टिविटी के इक्वल हो जाएगा ना। तो रेसिस्टिविटी क्या है, इट इज रेसिस्टिविटी क्या है, इट इज द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, है ना, हुज लेंथ इज, विच लेंथ इज 1 सेंटीमीटर एंड विच क्रॉस सेक्शन एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेसिस्टिविटी बोलेंगे। तो रेसिस्टिविटी क्या है, एक रेसिस्टेंस ही होता है उस कंडक्टर का जिसका लेंथ 1 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, ठीक है, इसलिए हम इसको स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडीशन, है ना, यूनिट लेंथ है ना, यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जो किसी भी कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे रेसिस्टेंस समझ लिए, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस समझ लिए, ठीक है। हम लोग कंडक्टेंस के बारे में जानते हैं, कंडक्टेंस क्या होता है। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं G से, कंडक्टेंस को हम लोग G से डिनोट करेंगे। तो जैसे हम लोग रेसिस्टेंस बताएं, रेसिस्टेंस क्या होता है, कोई भी कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से वो क्या करता है, रेसिस्ट करता है, करंट के फ्लो को नहीं होने देता है। तो कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस भी कोई कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से वो करंट के फ्लो को रेसिस्ट नहीं करता है, मतलब करंट के फ्लो को सपोर्ट करता है ना, करंट को फ्लो होने देता है। इसका मतलब क्या है, ये रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल हो गया ना, रेसिस्टेंस का उल्टा हो गया। तो ये क्या हो गया, तो ये जो कंडक्टेंस होता है इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल जो होता है उसको हम लोग कंडक्टेंस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं, ये कंडक्टेंस हो गया। अब हम लोग कप्पा के बारे में देखते हैं, कप्पा क्या होता है। तो जो कप्पा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक, इसको हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। तो ये क्या होता है, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, है ना, रो का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। ओके, तो ये आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोल रहे हैं। इसको ऐसे कैसे समझेंगे, देखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है, एक कंडक्टेंस ही है बट स्पेसिफिक कंडीशन में, है ना। तो स्पेसिफिक कंडीशन क्या होना चाहिए, अगर कोई भी कंडक्टर का मान लो लेंथ 1 सेंटीमीटर हो और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, है ना, तो इसका जो कंडक्टेंस होगा, है ना, कोई कंडक्टर है, मान लो यहाँ पे कोई कंडक्टर है, ठीक है, जिसका एरिया लेंथ 1 सेंटीमीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है आपको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, ठीक है, तो इसका जो कंडक्टेंस होगा ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसका जो कंडक्टेंस हो जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ
रेसिस्टिविटी, ये रेसिस्टिविटी क्या क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। देखो, तो इसको या तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलो और दूसरा नाम इसका क्या है, कंडक्टिविटी भी बोलते हैं इसको, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, जिसको हम लोग कप्पा मतलब के से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को। तो हम लोग ने समझा रेसिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी क्या होता है, और इसको हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी क्या होता है, ये समझ लिए। अब हम लोग इस सब का यूनिट के बारे में समझेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, यूनिट के बारे में। तो आइए फिर से हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अभी मैंने बताया जो रेसिस्टेंस होता है आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए होता है, ठीक है। जो रेसिस्टेंस का यूनिट होता है, यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस वो क्या होता है, ओम होता है, ओम, ठीक है। तो हम लोग रो का यूनिट फाइंड करेंगे यहाँ पे। रो का यूनिट क्या होगा, रो क्या है आपको, रो क्या है यहाँ पे, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी है, इसका यूनिट क्या होगा। तो बताओ, आर को हम लोग ओम लिख सकते हैं, ओम इज इक्वल टू रो, हम ऐसा यूनिट हम लोग फाइंड करने वाले हैं पहले, ठीक है। तो ऐसा यूनिट अगर फाइंड करोगे तो लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर, और एरिया का मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये कैंसिल कैंसिल, तो यहाँ पे रो बराबर क्या आ गया, ओम मीटर, ओम मीटर। तो ये आपको ऐसा यूनिट हो गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। इसका सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट क्या हो जाएगा आपको ओम सेंटीमीटर, ठीक है। हम लोग कंडक्टेंस का यूनिट देखते हैं, कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा। तो कंडक्टेंस को आप यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, जिसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं, तो जी क्या होता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, इज इक्वल टू 1 बाय ओम बोलेंगे, ये क्या हो जाएगा, पर ओम इसका यूनिट हो जाएगा कंडक्टेंस का। पर ओम को हम लोग साइमेन भी लिखते हैं, साइमेन, जिसको हम लोग एस से डिनोट करेंगे। चूंकि ये ओम का उल्टा है तो इसको हम लोग मोह, एम एच ओ भी यूनिट होता है, ठीक है, इसका एम एच ओ, मोह यूनिट, ठीक है। तो कंडक्टेंस का क्या क्या यूनिट हो गया, पर ओम बोलो, या उसी को हम लोग साइमेन बोलते हैं, या उसी को हम लोग मोह बोलते हैं। हम लोग देखते हैं यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा। तो कंडक्टिविटी जो होता है इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी होता है, और रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या था, ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर था। ऐसा यूनिट में अगर ले तो ओम मीटर, तो क्या हो जाएगा ये पर ओम, पर मीटर, पर ओम को क्या लिख सकते हैं, साइमेन, इसको जस्ट साइमेन पर मीटर भी लिख सकते हैं। इसी का सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट क्या हो जाएगा, सीजीएस में साइमेन पर सेंटीमीटर होता है। इस चैप्टर में हम आप देखोगे जो के का जो यूनिट होता है मोस्टली सीजीएस सिस्टम यूनिट यूज किया जाता है, साइमेन पर सेंटीमीटर, ठीक है, साइमेन पर सेंटीमीटर, ये सारे यूनिट हो गया इस सबका, ठीक है। हम लोग आगे चले। चलिए अब हम लोग मोलर कंडक्टिविटी समझते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी क्या है, मोलर कंडक्टेंस क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है, या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है। चलिए मोलर कंडक्टिविटी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है। तो मोलर कंडक्टिविटी को समझने से पहले आपको ये समझो मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या है। ये मोलर कंडक्टिविटी है, मोलर, ये मोलर कंडक्टिविटी है। देखो मोलर कंडक्टिविटी, मोल मतलब एक मोल है ना, ये क्या होता है एक्चुअली, एक मोल इलेक्ट्रोलाइट का है ना, एक मोल, एक मोल इलेक्ट्रो, एक मोल इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस होगा ना, एक मोल इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो एक मोल इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस होगा उसको हम लोग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। तो इससे पहले मैं बताया आपको जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या था, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या था, के बताया था। तो ये क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है कि एक यूनिट वॉल्यूम का जो कंडक्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं, ठीक है। देखो के बराबर क्या था आपको, के इज इक्वल टू 1/ρ था, ठीक है। और के जो होता है ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है। तो आपको हम रो के बारे में बताया था, रो क्या था,
आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए था, ठीक है। जब एल का वैल्यू 1 सेंटीमीटर लिए थे और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिए थे, तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ 1 सेंटीमीटर, क्यों ना। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो, ठीक है। तो इस कंडीशन में मैं ये बोला कि एक क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम का जो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा, उसका जो रेजिस्टेंस है ना, वही क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे बता रहा हूँ, ये जो आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है कि एक यूनिट वॉल्यूम का जो कंडक्टेंस होगा, है ना, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसमें एक यूनिट वॉल्यूम का जो कंडक्टेंस होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं, के बोलते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे भी वॉल्यूम हो, तो भी वॉल्यूम हो और इसमें अगर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ऐड हो, ठीक है, तो उसमें मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, वो आपको मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगा आपको के इंटू वी। के क्या था, यूनिट वॉल्यूम का था, एक यूनिट वॉल्यूम का स्पेसिफिक कंडक्टेंस के है, ठीक है, उसको अगर वी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल मोलर कंडक्टिविटी सॉल्यूशन का आ जाएगा। तो मोलर कंडक्टिविटी आपको हो गया के इंटू वी। चलो अब थोड़ा सॉल्यूशन चैप्टर से कुछ फॉर्मूला हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे आप कंसंट्रेशन जो लिखते हो, कंसंट्रेशन लाइक मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना, ये लेते थे। जैसे मान लो एक बीकर है, इस बीकर में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी है, मान लो भी है लीटर में, और यहाँ पे n मोल ऑफ सॉलिड डिजोल्व है, ठीक है। तो इसका मोलरिटी कितना होता था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे वॉल्यूम क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल बाय मोलरिटी लिख सकते हो, वॉल्यूम इन लीटर में होगा। तो वॉल्यूम अब देखो, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 1 ml होता है, मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या हो गया, 1000 ml, और 1000 ml किसके इक्वल होता है, 1 लीटर। तो 1 लीटर बराबर क्या हो गया, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम यहाँ पे लीटर में, इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़े, है ना, तो कितना हो जाएगा, तो ये n बाई एम इंटू 100 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। यहाँ पे वॉल्यूम को अगर सेंटीमीटर क्यूब में अगर कन्वर्ट करे तो n बाई एम इंटू क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, सॉरी 1000 ना, 1000 हो जाएगा यहाँ पे। तो मोलर कंडक्टिविटी को आप क्या लिख सकते हो, तो यहाँ पे जो मोलर कंडक्टिविटी हुआ वो आपको k इंटू वॉल्यूम अगर सेंटीमीटर क्यूब में लिखते हो क्या हो जाएगा, n बाई एम इंटू 1000, ठीक है। अब चूंकि ये मोलर कंडक्टिविटी है ना, तो मोलर कंडक्टिविटी नंबर ऑफ मोल कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ जो मोलर कंडक्टिविटी आ गया आपको k इंटू 1000 बाई मोलरिटी को क्या लेना है, आपको मोल पर लीटर में लेना है, ठीक है। तो ये हो गया। मोलर कंडक्टिविटी का जो यूनिट होता है, यूनिट आपको याद रखोगे, वो होता है आपको साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। देखो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, यहाँ पे सीजीएस सिस्टम का मोस्ट कॉमनली यूज होता है यहाँ पे, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट हो गया साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये आपको साइमन इसको आप साइमन पर सेंटीमीटर में लोगे, ये सेंटीमीटर क्यूब है, ये साइमन पर सेंटीमीटर होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा यूनिट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो ये आपको ये क्या हो गया, एक सीजीएस सिस्टम हो गया ना। अगर एसआई यूनिट इसका क्या हो जाएगा, तो एसआई यूनिट आपको सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एसआई यूनिट अगर इसको फाइंड करें तो साइमन सेंटीमीटर का स्क्वायर पर मोल है। तो सेंटीमीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/100 मीटर लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर 1/100 मतलब 10 के पावर -2 हो जाएगा मीटर, है ना, का स्क्वायर पर मोल। तो क्या हो गया, साइमन इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है, ओके। इसका मतलब जो एक साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है वो इक्वल होगा आपको 10⁻⁴ साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल के। एक यूनिट कन्वर्जन है जो आप याद रख सकते हो, ठीक है। बट मोस्टली जो आपको आंसर या जो क्वेश्चंस गिवन होता है वो मोलर कंडक्टिविटी आपको साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में निकालने के लिए बोलता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, ये जो आप स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, यहाँ पे जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस या जो कंडक्टिविटी है इसको साइमन पर सेंटीमीटर में लेना है और मोलैरिटी को मोल पर लीटर में लेना है। तो आपका जो आंसर आएगा वो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में आएगा। अगर इसको साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल में पूछ रहा है तो इससे आप कन्वर्ट कर सकते हो उसको, ठीक है। तो हम लोग मोलर कंडक्टिविटी पढ़ लिया।
अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है? तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को जानने से पहले आप बताओ इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। तो देखो, ये जो मूल कंसेप्ट से आप जानते होंगे, जो इक्विवेलेंट वेट होता है, इक्विवेलेंट जो वेट होता है वो आपको मोलर वेट बाय वैलेंस फैक्टर होता है। वैलेंस फैक्टर होता है। जैसे मान लो मैग्नीशियम आयन है Mg+2 है, इसका हमको इक्विवेलेंट निकालना है, तो इक्विवेलेंट वेट इसका जो हो जाएगा मोलर वेट मैग्नीशियम का जो होता है m भाई, मान लो वैलेंस फैक्टर इसका कितना है 2 है, तो m/2, ये क्या हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया, मोलर वेट बाय 2। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट होता है। देखो नॉर्मेलिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी जो होता है वो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर में होता है। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, नॉर्मेलिटी क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, तो ये जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू वैलेंस फैक्टर होता है, इनटू वैलेंस फैक्टर होता है। ये सब सॉल्यूशन चैप्टर का है। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, नंबर ऑफ मोल इनटू वैलेंस फैक्टर होता है। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं यहाँ पे, तो नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा, तो नॉर्मेलिटी हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम को क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल इनटू वैलेंस फैक्टर बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब बताओ, हम बताया अभी मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, इसको मतलब मोलरिटी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका रिलेशन आ गया, जो नॉर्मेलिटी हो गया वो आपको क्या हो गया, नंबर ऑफ ग्राम नंबर ऑफ मोल इनटू वैलेंस फैक्टर हो गया, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ओके नंबर ऑफ मोल इनटू वैलेंस फैक्टर बाय वॉल्यूम, इसको मोलरिटी हो गया। तो ये मोलरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मोलरिटी क्या हो गया, एक मिनट, नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर हो गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है वो नंबर ऑफ मोल इनटू वैलेंस फैक्टर होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह पे नंबर ऑफ मोल इनटू वैलेंस फैक्टर बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लिख दिया। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी क्या आ गया आपको, तो नॉर्मेलिटी क्या हो गया, मोलरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर हो गया। ठीक है, ये रिलेशन हो गया आपको। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होता है, जैसे हम लोग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं K/1000। ठीक है, बट यहाँ पे नॉर्मेलिटी होगा, यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मेलिटी होगा। ठीक है, तो एक रिलेशन क्या हो गया, अब देखो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या हो गया, K/1000 में नॉर्मेलिटी, जो मोलर कंडक्टिविटी था, एक मोल इलेक्ट्रोलाइट लेते थे, है ना, तब उसका जो टोटल कंडक्टेंस होता था उसको हम लोग मोलर कंडक्टिविटी बोल देते हैं। बट यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो होता है, यहाँ पे 1 ग्राम इक्विवेलेंट, है ना, 1 ग्राम इक्विवेलेंट अगर हम लोग 1 ग्राम इक्विवेलेंट अगर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, तब उसका जो टोटल कंडक्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोलेंगे, जो K/1000 बाय नॉर्मेलिटी होता है। अब हम लोग मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन है उसको निकालेंगे। अब देखो यहीं से जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है K/1000 बाय नॉर्मेलिटी है। ठीक है, नॉर्मेलिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे बताओ, मोलरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर लिख सकते हैं, अभी बताया था, यहाँ से आया था रिलेशन, नॉर्मेलिटी को लगेगा मोलरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर आया। अब देखो K/1000 बाय मोलरिटी क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी होता है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या आ गया आपको, मोलर कंडक्टिविटी बाय वैलेंस फैक्टर। ठीक है, एक रिलेशन हो गया जो आपको याद रखना है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या हो गया, मोलर कंडक्टिविटी बाय वैलेंस फैक्टर। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग।
चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं फैक्टर्स, जो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। कौन कौन सा फैक्टर है ना, जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को इफेक्ट कर सकता है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को इफेक्ट करता है। तो देख लेते हैं हम लोग देखने वाले फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो सबसे पहला जो फैक्टर होता है आपको इंटर आयनिक अट्रैक्शन, इंटर आयनिक अट्रैक्शन, ठीक है। अब देखो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की बात करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, एक कैटाइन होगा और एक एनाइन होगा, ठीक है। तो बताओ अगर कैटाइन और एनाइन के बीच में अगर इंटर आयनिक अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ये फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा, तो अगर फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा तो इसका कंडक्टेंस क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, है ना। इसका मतलब इंटर आयनिक अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इसका कंडक्टेंस कम होगा, ठीक है। दूसरा आपको पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। देखो अब इसमें जो सॉल्वेंट यूज कर रहे हो, वाटर यूज कर सकते हो या कोई अदर सॉल्वेंट यूज कर रहे हो, ठीक है। तो सॉल्वेंट का पोलैरिटी कैसे है, कितना है पोलैरिटी, इसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रूप में मेजर करते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो अगर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है तो कोई भी चीज को आसानी से अपने में डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा मतलब पोलैरिटी ज्यादा, तो अगर पोलैरिटी ज्यादा या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है तो कोई भी चीज को अपने में अच्छे से सोल्यूबलाइज कर सकते हैं, अच्छे से अपने में घुला लेगा उसको, तो उसका क्या होगा, डिसोसिएशन ज्यादा होगा। तो डिसोसिएशन अगर ज्यादा होगा मतलब आयंस ज्यादा, है ना, आएंगे यहाँ पे, अगर आयंस ज्यादा होंगे तो उसका कंडक्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट अगर ज्यादा होगा मतलब अगर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अगर ज्यादा है, जो आप सॉल्वेंट का यूज करें उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो क्या होगा, आयंस जो होता है इजिली मूव करेगा यहाँ पे, है ना। बहुत ज्यादा आयंस डिसोसिएट करेगा तो आयंस बहुत ज्यादा होंगे तो कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगा। तीसरा है विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की विस्कोसिटी पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब बताओ पानी है आपके पास, ठीक है, पानी, और पानी में आप चीनी का घोल, अगर पानी में चीनी मिला के उसका घोल बना दिए तो क्या होता है, उसका थिकनेस बढ़ जाता है, थोड़ा मोटाई बढ़ जाता है, ठीक है। तो क्या हो गया, ज्यादा विस्कस हो गया वो चीज। तो बताओ यहाँ पे अगर विस्कोसिटी ज्यादा होगा, अगर ये विस्कोसिटी ज्यादा होगा तो जो आयंस का जो मूवमेंट है वो क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा। तो आयंस का मूवमेंट कम होगा, इसका मतलब कंडक्टिविटी कम हो गया, ठीक है। मतलब उसका जो कंडक्टेंस है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो विस्कोसिटी अगर ज्यादा होगा तो आयनिक कंडक्टेंस कम होगा, ठीक है। चौथा हम लोग देखते हैं, तो हम लोग इंटर आयनिक अट्रैक्शन देख लिए, पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट पे कैसे डिपेंड वो देख लिए, विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट पे कैसे डिपेंड करता है वो देख लिए। एक होता है हाइड्रेट साइज, हाइड्रेटेड साइज पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब हाइड्रेटेड साइज क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन आता है कि बताने के लिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, बोलता है कि बताओ इसका साइज किधर बढ़े करेगा। तो आप जानते हो पीरियोडिक टेबल से जब हम लोग ग्रुप में नीचे जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे तो आप बता देते हो कि साइज इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर ये बोलेगा कि लिथियम एक्वस सॉल्यूशन में है ना, सब एक्वस में है, सोडियम एक्वस है, पोटेशियम एक्वस है, रुबिडियम एक्वस है और सीजियम एक्वस है, ठीक है। ऑफकोर्स इसमें क्या होगा, आयंस के रूप में होंगे ये सब। तब बताओ कि साइज किधर बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो है साइज ऊपर बढ़ता है, साइज जो है ऊपर ज्यादा बढ़ता है। क्यों साइज बढ़ता है ऊपर, देखो जब आप एक्वा सॉल्यूशन में लेते हो इसको, ठीक है, तो क्या होता है, हाइड्रेशन किसका ज्यादा होता है, हाइड्रेशन जिसका साइज छोटा होता है उसका हाइड्रेशन ज्यादा होता है। तो इस समय साइज छोटा किसका था, लिथियम का साइज छोटा था, इसका हाइड्रेशन ज्यादा हो गया। इसका मतलब जो लिथियम होगा, है ना, उसका हाइड्रेशन ज्यादा हुआ है, ज्यादा इसका और जब सीजियम का साइज बड़ा है तो इसका हाइड्रेशन कम हुआ है, ठीक है। तो जो हाइड्रेटेड साइज है यहाँ पे लिथियम का बड़ा हो गया ना, हाइड्रेटेड साइज लिथियम का बड़ा हो जाएगा, ठीक है। एक ये हो गया। और दूसरा इसमें ये क्वेश्चन पूछता है कि बताओ इसका आयनिक मोबिलिटी ज्यादा किसका होगा। तो बताओ अगर साइज बड़ा हो जाएगा तो मूव करने में उसको दिक्कत होगा ना, तो साइज अगर बड़ा हो जाएगा तो उसका आयनिक मोबिलिटी कम हो जाता है, ठीक है। तो साइज इसका बड़ा हो गया तो इसका आयनिक मोबिलिटी कम हो जाएगा, इसका मतलब आयनिक मोबिलिटी नीचे क्या होगा, बढ़ेगा। जो आयनिक मोबिलिटी है क्या होगा, इंक्रीज करेगा नीचे, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हाइड्रेटेड साइज अगर बढ़ेगा, अगर हाइड्रेटेड साइज ज्यादा होगा तो उसका आयनिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे देख लिया हम लोग। पांचवा पॉइंट देखते हैं डाइल्यूशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो अफेक्ट करता है आपको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को, डाइल्यूशन।
पांचवा है आपको डाइल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूशन पे कैसे इफेक्ट करता है? सबसे पहले हम लोग इसका डाइल्यूशन का इफेक्ट देखते हैं कंडक्टेंस पे। ठीक है, जिसको हम लोग जी से डिनोट करते थे। बताओ कंडक्टेंस कितना हो, क्या होता है? तो कंडक्टेंस हम लोग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखेंगे और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखेंगे। ठीक है, तो बताओ डाइल्यूशन बढ़ाना, इसका मतलब इसमें जो आप सॉल्वेंट जो यूज किए, मान लो पोटेशियम क्लोराइड यहाँ पे यूज किए इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, पोटेशियम क्लोराइड यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है और इसमें हम वाटर का यूज किए हैं। ठीक है, एज ए सॉल्वेंट यूज किए। ठीक है, इसका मान लो आप 2 लीटर यूज किए और KCl का मान लेते हैं कि 200 मॉलिक्यूल है इसमें, मान लो 200 मॉलिक्यूल है। ठीक, अगर KCl का 200 मॉलिक्यूल है तो कितना आयंस होंगे इसका? 400 आयंस हो जाएंगे ना, क्योंकि 200 मॉलिक्यूल है तो डिसोसिएट हो गया तो 200 पोटेशियम आयन 200 क्लोराइड आयन होगा, टोटल 400 आयंस हो गए। ठीक है, चलो ये तो 200 मॉलिक्यूल लिया और 2 लीटर पानी लिया यहाँ पे। तो बताओ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाएगा, जिसका 100% डिसोसिएशन होता है इन एक्वा सॉल्यूशंस को हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, जैसे KCl है ना, NaCl, ये सब एग्जांपल होता है। तो क्या होता है अगर डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो, डाइल्यूशन बढ़ाने का मतलब और ज्यादा वाटर आप ऐड कर रहे हो, और ज्यादा वाटर ऐड कर रहे हो, और ज्यादा वाटर ऐड कर रहे हो, तो क्या होगा? तो ज्यादा वाटर ऐड करने से क्या होता है, जो आयंस है वो काफी दूर दूर हो जाएंगे ना। ज्यादा वाटर होंगे तो आयंस का जो डिस्टेंस है, इंटर आयन डिस्टेंस ज्यादा दूर हो जाएगा, तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाएगा। डिस्टेंस ज्यादा तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन कम हो जाएगा। इंटर आयनिक अट्रैक्शन कम होगा तो क्या होगा? तो जो यहाँ पे जो आयंस है कैटायन और एनायन, वो ज्यादा फ्रीली मूव कर पाएगा, तो उसका कंडक्टेंस बढ़ेगा। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो है कंडक्टेंस बढ़ेगा अगर डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो, है ना। डाइल्यूशन ज्यादा करोगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट में लेते हैं हम लोग। अब देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लोग हम लोग जानते हैं इक्विलिब्रियम चैप्टर से। जो ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लोग क्या बोलता है कि अगर आप ज्यादा डाइल्यूट करते हो, है ना, आप ज्यादा डाइल्यूट करते हो तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका डिसोसिएशन बढ़ता है, मतलब वो डिसोसिएट होकर ज्यादा आयंस बनाएंगे। ठीक है, तो अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट में अगर डाइल्यूशन ज्यादा कर रहे हो तो वीक इलेक्ट्रोलाइट आसानी से डिसोसिएट करेगा, है ना, तो उसका आयंस ज्यादा देगा तो उसका कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दोनों में क्या होगा, अगर डाइल्यूशन बढ़ाओगे, डाइल्यूशन अगर बढ़ाते हो, इंक्रीज करते हो, तो इसका कंडक्टेंस भी क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो कंडक्टेंस आपको इंक्रीज करेगा ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन। दूसरा देखते हैं हम लोग, इफेक्ट देखते हैं हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को आप रिप्रेजेंट करते थे के से, कपा से। ठीक है, इस पे क्या असर पड़ेगा, तो इसको ध्यान से देखना है आपको। आप देखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, यूनिट वॉल्यूम का, है ना, यूनिट वॉल्यूम का जो कंडक्टेंस होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे मान लो अभी 200 मॉलिक्यूल है, ठीक है, KCl का 200 मॉलिक्यूल है और 2 लीटर पानी है, तो मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, बाय 2 लीटर है, मतलब ये भी 100 मॉलिक्यूल पर लीटर सॉल्यूशन, है ना, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में कितना है, 100 मॉलिक्यूल है अभी। ठीक है, अब डाइल्यूट करो, अब 2 लीटर से पानी को मान लो 4 लीटर कर दिए, है ना, डाइल्यूशन कर रहे हैं, है ना, 4 लीटर कर देंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 200 मॉलिक्यूल है और वॉल्यूम कितना हो गया, 4 लीटर है, तो ये आपको कितना आ जाएगा, ये 50 मॉलिक्यूल पर यूनिट लीटर हो जाएगा ना। पर यूनिट वॉल्यूम में आप कितना मॉलिक्यूल हो गया, 50 मॉलिक्यूल हो गया। तो बताओ स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, एक यूनिट वॉल्यूम में जितना भी आयंस है उसका जो कंडक्टेंस है, दैट इज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस। देखो अब क्या हो रहा है, डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो तो पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो कम हो रहा है ना, मतलब नंबर ऑफ आयंस कम हो गए हैं पर यूनिट वॉल्यूम में, तो उसका कंडक्टेंस क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, है ना। इसका मतलब हुआ जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है इसमें अगर डाइल्यूशन बढ़ाते हो, डाइल्यूशन इंक्रीज करते हो, तो इसका जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस कैसे डिनोट करते हैं, वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के है। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या हुआ, डिक्रीज किया। अब हम लोग आते हैं मोलर कंडक्टिविटी के पे क्या असर पड़ेगा डाइल्यूशन का।
मोलर कंडक्टिविटी। देखो मोलर कंडक्टिविटी जो होता है आपको K इंटू 1000 बाई मोलैरिटी होता है, ठीक है। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। देखो आप डाइल्यूशन कर रहे हो है ना, और ज्यादा वाटर इसमें ऐड कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी कम होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी कम होगा। अब देखो यहाँ से अगर मोलैरिटी कम होगा तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा, है ना। इसका मतलब यहाँ पे हुआ कि अगर डाइल्यूशन करोगे, डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो मोलर कंडक्टिविटी भी क्या होगा? बढ़ेगा। यहाँ से दिख रहा है। इसी तरीके से देखो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी देखो K इंटू 1000 बाई नॉर्मेलिटी होता है। खुद पता है नॉर्मेलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ पे वही है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा रहे हो ना, डाइल्यूशन कर रहे हो मतलब वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, तो नॉर्मेलिटी क्या होगा? कम होगा। अब यहाँ से देखो नॉर्मेलिटी अगर कम हो गया तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। आप ऐसे समझो यहाँ पे जो मोलर कंडक्टिविटी क्या होता था, ये तो आप फॉर्मूला से देख लिया कि मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रहा है, डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रहा है। बट ऐसे सोचो मोलर कंडक्टिविटी क्या होता था, तो एक मोल इसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते थे, है ना। उसके बाद पूरा एक मोल इलेक्ट्रोलाइट का जो इसमें कंडक्टेंस होता था, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते थे? मोलर कंडक्टिविटी बोलते थे, है ना, मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस बोलते थे, ठीक है। अब देखो, और मोलर कंडक्टेंस को हम लोग क्या, मोलर कंडक्टेंस को आप मोलर कंडक्टिविटी को आपको K इंटू वी भी लिखे थे, है ना। K क्या था? एक यूनिट वॉल्यूम का जो कंडक्टेंस होता है उसको हम लोग K बोलते हैं। और टोटल भी वॉल्यूम, है ना, भी वॉल्यूम हो जाएगा तो क्या होगा? K इंटू वी करेंगे तो क्या आ जाएगा? वो मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगा। इस भी वॉल्यूम में कितना मोल इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, ये हमेशा याद रखना, एक मोल इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, ठीक है। तभी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। देखो अगर वॉल्यूम बढ़ाओगे तो यहाँ पे क्या होगा? मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा। इसको मतलब डाइल्यूशन करने पे क्या हो रहा है? डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा, ठीक है। तीनों को एक साथ देख लेते हैं। यहाँ से हम लोगों ने सीखा, क्या सीखा? जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस हो गया, या जो मोलर कंडक्टिविटी था, मोलर कंडक्टिविटी या जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी था, है ना, इस दोनों कंडीशन में क्या होगा? डाइल्यूशन अगर बढ़ाया हो, देखो यहाँ से देखना, डाइल्यूशन बढ़ाया हो मतलब क्या हुआ? देखो कंसंट्रेशन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ एनी सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लाइक मोलरिटी, मोलरिटी भी क्या है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को हम मोलरिटी के रूप में देखते हैं, नॉर्मेलिटी देखते हैं, फॉर्मेलिटी होता है, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स में हम लोग उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो कंसंट्रेशन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम नीचे में आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो कंसंट्रेशन क्या कर रहे हो? कम कर रहे हो। इसका मतलब डाइल्यूशन ज्यादा कर रहे हो मतलब कंसंट्रेशन कम कर रहे हो, है ना, कंसंट्रेशन कम कर रहे हो। डाइल्यूशन बढ़ाने का मतलब कंसंट्रेशन आप कम कर रहे हो इसका, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में आपको जो मोलर कंडक्टिविटी है, जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, जो कंडक्टेंस है, वो भी क्या होता है? इंक्रीज करता है। तो अगर क्वेश्चन रहे कि डाइल्यूशन बढ़ाने से क्या होगा, तो मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा। कंसंट्रेशन घटाने से क्या होगा, तो मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस क्या होगा? इंक्रीज करेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, लेकिन स्पेसिफिक, जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है जिसको हम लोग K से डिनोट कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है? डाइल्यूशन अगर आप बढ़ा रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, तो K क्या करता है? आपको डिक्रीज करता है ना। ये आपको याद रखना। डाइल्यूशन बढ़ाने का मतलब कंसंट्रेशन अगर कम करोगे तो K क्या होगा? वो डिक्रीज करेगा, यहाँ पे याद रखना है इसको, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग फिर जो रिमेनिंग टॉपिक है उसको क्लियर करेंगे और प्लस क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए टाटा, बाय बाय।